हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइस आर वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी बी ऑनर्स इंग्लिश की जो बुक है 14 टू 17 सेंचुरी पोइट्री, उसकी यूनिट 2 करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हमने यूनिट 1 पहले ही कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो अब यूनिट 2 की बात करें तो इसके अंदर आज हमें पढ़नी है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे सोनेट 1 जो कि है फिलिप सिडनी की, एंड देन हम पढ़ेंगे वॉल्टर रेले की द पैशनेट मैन पिलग्रिमेज। के बाद हमें पढ़ना है जॉन की 3 पोएम्स। सबसे पहले है सनराइजिंग, उसके बाद है द कैनोनाइजेशन, उसके बाद है द गुड मॉरो। तो ये सब हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना है यूनिट 2 के अंदर। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड सारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज के इस चैप्टर में हमें एरिस्टोफेल एंड स्टेला की सोनेट 1 पढ़नी है, जिसके ऑथर हैं फिलिप सिडनी। ओके, सो बेसिकली हम सब जानते हैं सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की पोएम होती है, और अगर नहीं भी जानते हैं जो लोग तो मैं उन्हें भी बता देती हूँ। सो बेसिकली सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है, जिसे ट्रेडिशनली आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक राइम स्कीम और थीमेटिक स्ट्रक्चर होती है, और ये एक फिक्स पोएटिक फॉर्म होती है जो कि सेंचुरीज से पॉपुलर है। ठीक, एंड अगर इनकी 14 लाइन की बात करें तो उसे भी मतलब कि अलग अलग डिवाइड कर रखा होता है। एक तो मतलब एक तरफ 6 लाइन जिसे सेसेट बोला जाता है, और बाकी की जो 8 लाइन्स है जिन्हें ऑक्टेव बोला जाता है। ठीक है, सो नाउ हमने सोनेट के बारे में तो जान लिया है, अब हम अपने ऑथर के बारे में भी जान लेते हैं, मतलब कि हमारे फिलिप सिडनी के बारे में। सो नाउ अगर हम फिलिप सिडनी के बारे में बात करें तो इनका बर्थ नवंबर 29, 1554 में हुआ था पेनहर्स्ट के अंदर, कैंट के अंदर। ठीक है, एंड ये लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करते हैं, रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन के, मतलब कि 1510 से 1620 तक का टाइम। एंड ही वाज आल्सो एलिजाबेथन कोटेरियर और 3 मेजर एलिजाबेथन वर्क जो कि सिडनी ने ऑथर करे थे, सो मतलब कि फिलिप सिडनी ने। सो सबसे पहले जो है वो है आर्केडिया, जो कि 1593 के अंदर पब्लिश हुई थी, एंड ये एक पेस्ट्रोल रोमांस था। ठीक है, और दूसरी है एरिस्टोफेल एंड स्टेला 1591, जो कि फर्स्ट एलिजाबेथन सोनेट साइकिल थी। ठीक है, एंड उसके बाद द लिटरेरी एसे जो कि डिफेंस ऑफ पोइजी 1595 के अंदर पब्लिश हुई थी अंडर 2 टाइटल्स। सो सबसे पहला जो टाइटल है वो है द डिफेंस ऑफ पोइजी, एंड दूसरा है एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री एंड हिरेन, जो कि ओरिजिनल कॉपी है मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ एरिस्टोफेल एंड स्टेला, जो कि थॉमस न्यूमैन ने 1591 के अंदर पब्लिश की थी, जो कि सर फिलिप सिडनी के सोनेट सीक्वेंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो कि एलिजाबेथन इंग्लिश पोइट्री का एक डिफाइनिंग वर्क है। तो आगे देखते हैं हम अपने रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन को। मतलब इसका रेनेसेंस का मतलब होता है पुनर्जागरण, एंड रिफॉर्मेशन का मतलब सुधार। सो 1510 से 1620 तक का ये टाइम पीरियड है इसका। तो अगर हम रेनेसेंस की बात करें तो इटली ने 13वीं सेंचुरी के यूरोप में रेनेसेंस की शुरुआत की, जिसकी वजह से 16वीं सेंचुरी के इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन का पीरियड शुरू हुआ। तो बेसिकली ये जो रेनेसेंस था ये इंटेलेक्चुअल इनोवेशंस का पीरियड था, जिसका एम था जो एशियन ग्रीक और रोम की जो ट्रेडिशन थे उसको रिवाइव करना। ठीक है, while also create something new and different from medieval literature, मतलब कि कुछ नया क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ताकि जो मेडिवल लिटरेचर उससे थोड़ा डिफरेंट कुछ क्रिएट कर सकें नया। एंड इस चीज़ से क्या हुआ कि जो प्लेटो, एरिस्टोटल एंड एपिक्यूरिज्म एंड जो एशियन ग्रीक और जो रोम फिलॉसफी है उस पर मतलब कि एक न्यू पर्सपेक्टिव की तलाश की। ठीक है, और अगर हम बोले 15वीं सेंचुरी में जो रेनेसेंस है, रेनेसेंस की थॉट्स को और ज़्यादा स्प्रेड करा गया नॉर्थ यूरोप में, मतलब कि नॉर्थ यूरोप के जो देश थे जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, उनमें फैलाया गया ये वाला आइडिया ये रेनेसेंस का। जिसकी मेन जो रीज़न था वो ये था कि जो जॉनसन गुटेनबर्ग हैं उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट करा था 1440 में। ठीक है, जिसने लैटिन ग्रामर को प्रिंट करा। ठीक है, और गुटेनबर्ग की जो बाइबल थी 1454-55 तक जो टाइम पीरियड है इसका, ठीक है, वो प्रिंट करा। तो इससे क्या हुआ कि जो बुक का जो ट्रेड था वो मतलब और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया यूरोप के अंदर। तो आगे बात करें तो पेट्रार्क राइटिंग्स से जो इन्फ्लुएंस पीरियड था उसके अंदर
जो लोग थे उसमें लोगों का ह्यूमन नेचर की कंप्लीटनेस में इंटरेस्ट पड़ा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए राइम्स स्पेयर्स और इल कैंजोनियो 1374 के अंदर, मतलब 1374 के अंदर जो कोर्ट लव ट्रेडिशन था, जो ह्यूमन वर्चूज़ का सेलिब्रेशन मनाने के लिए और मिस्ट्री को दूर करने के लिए, मतलब कि दुख को दूर करने के लिए इस बात पर जो जोर देती है, ठीक है। सो जैसे कि जो इंग्लिश मर्चेंट हैं विलियम किक्सटन 1422-1491 टाइम पीरियड है इनका, तो इन्होंने 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी और पेट्रार्क की राइम्स फेयर्स की 1380 में जेफरी चॉसर ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन की थी, ठीक है। और ये तब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ जब सर थॉमस वेट और हेनरी हेवर्ड ने, जब इन्होंने हेनरी एच की कोर्ट के अंदर इन्होंने सेवरल राइम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एंड पॉसिबल है कि इसी तरीके से फिलिप सिडनी को पेट्रार्क और उनकी वर्क्स के बारे में पता चला। सो आगे बात करें 16th सेंचुरी की। सो ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी हमारा जो इंग्लिश रिफॉर्मेशन था वो स्टार्ट हुआ 1533 के अंदर, ठीक है, विद किंग हेनरी VIII एक्ट इन रेस्टोरेंट ऑफ अपील, मतलब कि इनकी जो एक्ट थी इन रेस्टोरेंट ऑफ अपील उसके साथ। तो इस तरह फॉर्मली इंग्लैंड को रोम कैथलिक चर्च से अलग कर दिया गया था और इंग्लिश को कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्टेब्लिश करा गया, ठीक है। एंड इसने क्या करा, इसने एक न्यू ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड प्रोटेस्टेंटिज्म को क्रिएट करा। और इस टाइम पे बड़ी संख्या में जो इंग्लिश बाइबल थी 1535 की और जो विलियम टेंडले थे जिनका टाइम पीरियड था 1494 से 1536, उनकी ग्रेट बाइबल 1540 में छपी थी। एंड अगर ये जो रिफॉर्मेशन है अगर इसकी बात करें तो इन मैनी वेज ये जो रिफॉर्मेशन का जो की आइडियाज़ है वो पीस के साथ साथ फेम, ऑनर और ग्लोरी भी थे, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, मतलब कि एलिजाबेथ के टाइम पर जो प्रोमिनेंट थॉट थे वो मीडिया के थ्रू एमर्ज हुए, ठीक है। मतलब मीडिया के थ्रू से क्या मतलब है कि ये एक मिडिल वे है, मतलब कि बीच का रास्ता। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हम अरिस्टोफेल और स्टेला में देख सकते हैं जो सोनेट 1 है, इसके अंदर बताया गया एग्जाम्पल देखा कि जो अरिस्टोफेल था वो स्टेला के लिए उसी तरह तरसता है जैसे कि वो एक अपनी जो जेन्युइन पोएटिक लैंग्वेज होती है उसके इन्वेंशन के लिए वो तरसता है, ठीक है, मतलब उस तरीके से, ठीक है, इसके अंदर एग्जांपल दिया गया है। सो नाउ आगे हम अपना पेट्रार्कन सोनेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो बेसिकली अगर मैं पेट्रार्कन सोनेट की बात करूं तो ये एक मतलब 14 लाइन्स की पोएम होती है, मतलब 14 लाइन की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो कि डिवाइडेड होता है इनटू ऑक्टेव एंड सेसेट स्टेंजास, मतलब कि जो स्टार्टिंग की जो 8 लाइन्स होती हैं उन्हें ऑक्टेव बोला जाता है एंड जो नीचे की जो 6 लाइन्स होती हैं उन्हें सेसेट बोला जाता है। सो बेसिकली इन दोनों को मिला के मतलब 8 और 6 को मिला के 14 लाइन्स बनती है, मतलब पेट्रार्कन सोनेट बनती है। सो अगर हम बात करें जो पेट्रार्कन सोनेट है इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किसने कराया था, तो इसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था बाय इटालियन रेनेसेंस पोएट पेट्रार्क। सो इनकी जो पोइट्री कलेक्शन थी राइम स्पेयर्स, इन्होंने इस राइम स्पेयर्स के अंदर पेट्रार्कन सोनेट का यूज़ करा, ठीक है। और ये जो पेट्रार्क का जो इन्फ्लुएंस था इसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो ओल्ड मेडिवल फॉर्म्स थी उनको अबॉलिश करा गया और जो सोनेट है और जो अदर इटालियन फॉर्म्स हैं और जो 10 स्लेवल और 12 स्लेवल लाइन्स हैं, ठीक है, लाइन्स एज अ स्टैंडर्ड इंग्लैंड एंड फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड अदर कंट्रीज़ में उन्हें अडॉप्ट करा गया। एंड इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि जो वर्जिल और ओविड है उनके अंदर न्यू रीडिंग्स करी गई, मतलब कि न्यू रीडिंग्स से मतलब है कि उन्हें नए तरीके से पढ़े जाना और मतलब कि उनके अंदर नई चीज़ों को खोजना, ठीक है। एक मतलब इसमें हमें इससे ये पता चलता है कि उसके अंदर एक फ्रेश पर्सपेक्टिव मिल गया, ठीक है, कि किस तरीके से इसके अंदर अलग तरीके से म्यूज़िक यूज़ करा जा सकता है, ठीक है, और मतलब किस तरीके से म्यूज़िक क्रिएट करा जा सकता है अलग तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेश पर्सपेक्टिव हमारे सामने आए, ठीक है। सो जो सोनेट सीक्वेंस है अरिस्टोफेल एंड स्टेला की वो कंपोज करी गई है इन पेट्रार्कन ट्रेडिशन, मतलब पेट्रार्कन ट्रेडिशन में उसे बनाया गया है। मतलब कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो अरिस्टोफेल एंड स्टेला है
इसकी जो सोनेट है पेट्रार्कन सोनेट, ये 40 लाइन में है, ठीक है, जो कि डिवाइडेड है इनटू 8 लाइन स्टैंजास जिसे ऑक्टेव बोला जाता है, और 6 लाइन स्टैंजा जिसे सेसेट बोला जाता है, ठीक है। सो ये जो सोनेट है इसने राइमिंग स्कीम ऑफ इंग्लिश सोनेट को फॉलो करा है। एंड इसमें जो मीटर यूज़ करा गया है बाय सिडनी वो है आयम्बिक पेंटामीटर टू आयम्बिक हेक्सामीटर। सो नाउ अब हम आगे अपना एरिस्टोफेल एंड स्टेला के बारे में देखते हैं। सो नाउ अगर हम एरिस्टोफेल एंड स्टेला की बात करें तो ये एक 108 सोनेट्स और 11 सॉन्ग्स की कलेक्शन है एरिस्टोफेल एंड स्टेला, ठीक है, जो कि एक लव टेल से कई गुना ज़्यादा बढ़कर है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे फिलिप सिडनी हैं उन्होंने पोइट्री, क्रिएटिविटी, इन्वेंशन, वेरियस पोएटिक व्यूज़ और पोएटिक मेथड्स को डिस्कस किया है, ठीक है। एंड जो फिलिप सिडनी है उन्होंने रीडर्स का अटेंशन कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करा है, जिनके अंदर इंक्लूडेड हैं विट, इमोशंस, ड्यूटी, डिज़ायर, लव, रीज़न, वर्च्यू एंड पैशन, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उनके अंडर इंक्लूडेड हैं। आगे अगर बात करें तो सिडनी एंड एरिस्टोफेल 1980 के अंदर एलन सिनफील्ड लिखते हैं कि जो सोनेट सीक्वेंस है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के स्टाइल में है, ठीक है, जहाँ पर जो नरेटर होता है वो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की नरेटिव की हेल्प से जो इथिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ ड्रामेटिकल आयरनी को भी शामिल करता है, ठीक है, ताकि जो पर्सपेक्टिव है उसमें वो बदलाव दिखा सके, ठीक है। सो नाउ अब हम डायरेक्टली अपना एरिस्टोफेल एंड स्टेला का सोनेट 1 देख लेते हैं। सो हमारा सोनेट स्टार्ट होता है, लविंग इज ट्रूथ एंड पेन इन वर्ड्स माई लव टू शो दैट शी डियर शी माइट टेक सम प्लेजर ऑफ माई पेन, प्लेजर माइट कॉज हर रीडिंग माइट मेक हर नोन, knowledge might pity vain and pity grace obtain a short fit words to faint the blackest face of woe। तो मैं इसको पूरा रीड नहीं कर रही हूँ, इसको मैं डायरेक्टली आपको समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा है और मतलब एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है इस सोनेट के अंदर। सो हम अपने ऑक्टेव से स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्टिंग की 8 लाइन्स। तो बेसिकली इसके अंदर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट पर्सन है मतलब कि जो नरेटिव हैं वो हैं एरिस्टोफेल, जिनकी वॉइस है जो बोल रहे हैं अपनी, उनकी जो मिस्ट्रेस हैं स्टेला उनसे लव करते हैं। इस वजह से वो उनको कन्विंस करना चाहते हैं कि मतलब कि वो अपना जो जेन्युइन लव है उसको स्टेला को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, उससे स्टेला को कन्विंस करना चाहते हैं अपनी जेन्युइन लव से। एंड एरिस्टोफेल चाहते हैं कि जो स्टेला है वो उनके अफेक्शन की जो ट्रुथफुलनेस है उसे रीड करे एंड ये समझे कि जो उनका जो पैशन है वो किस तरीके से वीक होता जा रहा है, उसको उस चीज़ को फील करे वो। क्योंकि जो एरिस्टोफेल है उनको इस बात की होप है कि अगर वो जो वो फील करते हैं स्टेला के लिए, तो अगर वो उसे एक्सप्रेस कर देंगे उसके सामने, उसको बता देंगे, तो वो स्टेला को पा सकते हैं एंड वो स्टेला से भी मतलब स्टेला भी उन्हें प्यार करेगी उससे, ठीक है, ये शायद उन्हें भी प्यार मिल सके स्टेला का, ठीक है। और जो लैंग्वेज है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड जो हमारा पैशन और विर्च्यू है उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकल है। एंड जो स्टेला है वो वैरायटी ऑफ सिग्निफिकेंट फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि मैग्नीफाइड एंड इंटेंसिफाइड है, ठीक है। और कई बार जो सिडनी है वो इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इस वजह से ये और ज़्यादा ड्रामेटिकली बना दिया गया है, ठीक है। जबकि सिंपलिसिटी एंड डायरेक्टनेस फाउंडेशन है जिसके अराउंड अदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बिल्ट होते हैं, ठीक है। एंड एरिस्टोफेल एंड स्टेला में इन क्वालिटीज़ के अलावा भी और भी बहुत कुछ है। इनके बीच में जो मतलब कि जो वर्च्यू एंड पैशन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एरिस्टोफेल एंड स्टेला का बहुत क्रूशियल कंपोनेंट है, ठीक है। वही प्रेजेंटेशन के अंदर आउटवर्ड स्टाइल के साथ साथ इनहेरेंट ड्रामा भी देता है, ठीक है। सो अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें कि इस सोनेट के अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, सो जो हमारे एरिस्टोफेल हैं वो स्टेला से प्यार करते हैं, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि वो अपनी जो लवर है उसके लिए कुछ ऐसी लाइंस लिखें जिससे वो मतलब उन्हें पढ़ के खुश हो जाए हैं, और ताकि उन लाइंस को पढ़ के वो मतलब उनके प्यार को समझ पाए और वो उन पे अपने प्यार का शावर बरसा दे, मतलब कि वो भी उनसे प्यार करें, ठीक है, बदले में। सो वो अपनी लाइंस लिखने के लिए रेडी होते हैं, मतलब कि लिखने जा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि उन्हें
कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी लवर के लिए लिख रहे हैं, मतलब कि जैसे वो प्यार करते हैं तो उस वजह से वो नर्वस भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, और मतलब कि उन्हें मतलब थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैं क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करें, क्या लिखें, ऐसे कौन से वर्ड्स लिखें कि जिससे उनकी जो लवर है वो मतलब उसे खुशी मिले। ठीक है, तो इस नर्वसनेस की वजह से वो क्या करते हैं, वो अलग अलग पोइट्स की लव स्टोरी पढ़ते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें कोई आइडिया मिले कि किस तरीके से वो मतलब अपनी लवर के लिए लिखें ताकि उसे खुशी मिले। तो वो बहुत सारे पोइट्स की लव स्टोरी देखते हैं, उसके बाद भी मतलब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि जो अलग अलग पोइट्स के बारे में वो देख रहे थे उनकी लव स्टोरी, तो वो मतलब उनके व्यूज़ से मैच नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर कुछ आइडियाज़ आ भी रहे थे तो वो रुक रुक के आ रहे थे, जिसकी वजह से वो उन सारी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, मतलब इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, ताकि वो एक फ़्लो के अंदर सारी लाइन्स लिखें जिनके अंदर वो अपनी जो फीलिंग्स है उन्हें एक्सप्रेस कर सकें। तो काफ़ी देर तक ये होने के बाद मतलब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद फिर उनके मतलब दिल से एक आवाज़ आई, मतलब उन्होंने सोचा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मतलब इतना बड़ा फूल हूँ कि मुझे वो लाइन्स लिखनी चाहिए, मतलब कि जो मेरे दिल में है, मतलब जो मैं फ़ील करता हूँ अपनी लवर के लिए, वो जो एक्चुअल फीलिंग्स है मेरे अंदर, मतलब जो एक्चुअली मैं उसके बारे में जो सोचता हूँ। ठीक है, जो एक्चुअल मैं उसे कहना चाहता हूँ, वो जो ट्रुथ है वो चीज़ मेरे को लिखनी चाहिए अपनी लाइन्स में, ना कि किसी और से देखकर लिखनी चाहिए, ताकि मतलब कि कोई चीटिंग नहीं करनी चाहिए। जो मेरी फीलिंग्स है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, तो मैं अपनी तरीके से लिखता हूँ, मतलब कि अपनी तरीके से मुझे लिखना चाहिए, अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। तो इसके बाद फिर वो अपनी जो फीलिंग्स हैं उन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं। सो इतना ही था हमारा बेसिकली इस सोनेट के अंदर। आई होप आपको पूरा समझ आ गया हो। ये सोनेट बहुत ईजी थी, एंड इसके अंदर जो स्टार्टिंग में जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया वो इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने दी ना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है वॉल्टर रेली की द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले वॉल्टर रेली के बारे में जानना है, उसके बाद हम 16th सेंचुरी एलिजाबेथन लिरिक्स के बारे में जानेंगे, दैन उसके बाद हम द पैशनेट मैन पिलग्रिमेज के बारे में जानेंगे, उसका क्रिटिकल एनालिसिस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वॉल्टर रेली के इंट्रोडक्शन से। ओके, सो अगर हम वॉल्टर रेले के बारे में बात करें तो ये इंग्लिश कोटेरियर, एक्सप्लोरर एंड हिस्टोरियन थे। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड जो था वो था 1554 से लेकर 1618 तक। ठीक है, एंड उस टाइम पे इन्होंने एक पोइट्री भी कंपोज की थी। उसके बाद 1903 के अंदर जो सर वॉल्टर रेले है, इनके लिए जो एडमंड कोसे हैं, इन्होंने इन्हें डिस्क्राइब करा था एज अ जियोग्राफर, एंड इन्हें पेट्रन ऑफ जियोग्राफिकल राइटिंग्स भी कहा था, मतलब कि जो जियोग्राफिकल राइटिंग्स की एक तरीके से कहें तो रक्षा करते हैं। ठीक है, पेट्रन का मतलब। और उन्होंने कहा था कि जो वॉल्टर रेले हैं, ये अपनी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें उनकी इमेजिनेशन की प्योरेस्ट लाइट में देखते हैं। ठीक है, एंड जैसे कि ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के कोर्ट में कोटेरियर थे, सो रेले ने बहुत बार कोशिश की थी इनकी कॉलोनीज़ को इस्टेब्लिश करने की बिटवीन 1584 से लेकर 1603 के बीच में। एंड रेले जो हैं वो कोर्ट के अंदर 1581 के अंदर आए थे। ठीक है, एंड जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, इन्हें मतलब जो रेले हैं इन्हें नाइट बनाया था, मतलब नाइट की उपाधि दी थी। ठीक है, एंड बाद में टाइम के साथ जब डेवन और क्रॉनवेल के लिए मतलब वो जो हमारे वॉल्टर रेले हैं ये वहाँ पे पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, उसके बाद उन लोगों के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के साथ रेले ने पूरे जो साउथ वेस्ट और मिडलैंड्स और आयरलैंड में वास्ट ई स्टेट्स जमा की, मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा करी। उसके बाद उन्होंने अपनी फॉर्चून से एक शिप बनाया। ठीक है, जो कि उन्होंने एंड में जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी उनको गिफ्ट कर दिया था। उसके बाद उन्होंने इस शिप का नाम आर्क रॉयल रख दिया। बाद में इस शिप ने स्पेनिश आर्मडा में मतलब 1588 में इंग्लिश फ्लीट्स फ्लैगशिप के रूप में काम किया। ठीक है, उसके बाद 1603 के अंदर एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो जाती है, एंड उनका कोई हेयर नहीं होता, मतलब कोई उत्तराधिकारी नहीं होता। इस वजह से उनका जो कज़न था जेम्स सिक्स, उन्होंने एलिजाबेथ फर्स्ट की जगह लेकर जेम्स वन के इंग्लैंड में उनकी जगह लेकर वहाँ पे वो किंग बन जाते हैं। उसके बाद जो 1603 के अंदर हमारे जो रेले हैं, इनको जो जेम्स वन हैं वो जेल की सज़ा सुना देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेले का जो गुयाना जो
एक्सपेडिशन था वो 1596 के अंदर फेल हो गया था, जिससे उसके कॉम्पिटिटर स्पेन के साथ क्राउन की रिलेशनशिप ख़राब हो गए थे। उसके बाद रैली ने माफ़ी मांगने के लिए 1618 के अंदर जो क्वीन एनी थी और लॉर्ड जॉर्ज ग्रेव और किंग्स जेम्स वन को लेटर लिखा, जो कि एक फॉर्मल लेटर था, जो कि उन्होंने जब वो लंदन के टावर में कैद थे, ठीक है, तो उस टाइम पे उन्होंने माफ़ी के लिए उन्हें ये अपनी जो अंदर से जो सीरियसनेस है, ठीक है, कि वो माफ़ी मांगना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, वो दिखाने के लिए उन्होंने उनको लेटर लिखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो उनकी पोएम्स थी द लाई 1592 के अंदर लिखी, उसके बाद द निम्फ रिप्लाई टू दी शेफर्ड 1600 में लिखी, उसके बाद ये जो है हमारी द पैशनेट मैन पिलग्रिमेज उन्होंने 1604 के अंदर लिखी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपने एलिजाबेथन लिरिक्स वर्ड्स की। सो नाउ अगर हम बात करें एलिजाबेथन लिरिक्स एंड लव सॉन्ग्स की 1911 के अंदर, तो जो रेजिनाल्ड वेडी थे उनके अकॉर्डिंग एलिजाबेथन लिरिक्स जो थे वो मेडिवल सॉन्ग्स और बैलेड म्यूजिक और फोक सॉन्ग्स और वैरायटी ऑफ इटालियन एंड रेनेसेंस पोइट्री से इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। एंड जो मिडिल एज के जो एक्सट्रीम एस्थेटिसिज्म और जो रिस्ट्रिक्शन थे उनके बाद जो लिरिक्स हैं उनकी डिक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को ये एहसास हुआ कि जो लिरिक्स हैं वो लाइफ और नेचर और जो मैन की जो सबसे ज़्यादा एमिएबल मतलब कि सबसे ज़्यादा मिलनसार और जो जॉयफुल जो स्टेट होती है वो लिरिक्स की वजह से ही होती है। मतलब कि जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो उससे जो हमारा जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा मतलब जॉयफुल हो जाता है, बहुत अमेजिंग फील करते हैं हम, इसलिए वो ये बात बोल रहे हैं। एंड एलिजाबेथ का जो मेन थीम है वो लव ही है, ठीक है, और ये जो थीम है ये नेचर ऑफ लव तक एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, और जिसमें कि अगर हम बताएं उसके अंदर इंक्लूडेड है लव ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स, पेस्ट्रोल सीन्स, स्प्रिंग्स, कंट्री लिविंग, उनकी सिंप्लिसिटी एंड सेरेनिटी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूडेड हैं इनकी जो लिरिक्स की जो थीम है उसमें। आगे बात करें तो 16th सेंचुरी लिरिक्स इन इंग्लैंड। सो एक क्रिटिकल और हिस्टोरिकल री इंटरप्रिटेशंस पार्ट 1 देखते हैं। 1939 में जो पेट्रिक सोनेट और लिरिक्स पोइट्री थी 16th सेंचुरी की, उसके अंदर जो सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज है और जो पोइट्रिक रियोट्रिक है वो चीज़ उनके बीच में मतलब जो प्राइमरी डिस्टिंक्शन है वो चीज़ हमें एक्सप्लेन करता है वो, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है लिरिक्स पोइट्री का 16th सेंचुरी के अंदर वो था स्प्रंग रिदम। ये जो था ये एक टाइप का अननेम्ड रिदम डिवाइस था 16th सेंचुरी के अंदर, जिसके अंदर 2-3 एसेंटेड स्लेवल्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बोलें कि एसेंटेड जो स्लेवल्स हैं ये होता क्या है, सो इसका मतलब एसेंटेड में होता है उच्चारण और जो स्लेवल्स है वो शब्दांश, ठीक है। सो बेसिकली जिन पर अगर हम बोलें कि जिन पर कभी कभी हल्का जोर दिया जा सकता है, ठीक है, जिसके बाद अनएसेंटेड स्लेवल्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हमारी पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज में फर्स्ट लाइन है उसके अंदर भी दे रखा है एसेंटेड और अनएसेंटेड वाले, ठीक है। सो वो चीज़ हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा जो लिरिक्स वर्ड्स के अंदर जो 2 की डेवलपमेंट्स थी वो ये थी एलिजाबेथन से लेकर जैकोबिन एरास तक। जो फर्स्ट कोटेरियर्स थे उनके पास अर्ली एलिजाबेथन की पेस्ट्रोल इमेजरी पर एक आयरॉनिक पर्सपेक्टिव था, ठीक है, क्योंकि देयर वाज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन यूटोपियन आइडल्स एंड एस्पिरेशंस फॉर अपवर्ड मोबिलिटी, ठीक है। एंड सेकेंड वन ये था जो रिलीजियस एटीट्यूड थे लिरिक्स के अंदर उनके लिए, जो मतलब कि जो स्टुअर्ट किंग्स जेम्स वन का जो पैसिफिज्म के लिए जो एक सिनिकल रिएक्शन था वो था, ठीक है। एंड नोबिलिटी वॉज गिवन मोर प्रेस्टीज बाय द टूडर्स, मतलब कि जो कुलीन वर्ग से थी उनको और ज़्यादा प्रेस्टीज मतलब कि और ज़्यादा प्रतिष्ठा मिली टूडर्स की वजह से, ठीक है। और जो लंदन था वो इंग्लिश टाइप का सेंटर बन गया और उसके बाद ट्रेड इंक्रीज़ हुआ और जो न्यू कैपिटल्स थी फ्रॉम अमेरिकन कॉलोनीज वो सर्च हुई इन दी लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ 16th सेंचुरी। एंड एज अ रिजल्ट जो उस एज की जो पोइट्रीज थी वो लार्जली जो अर्बन कल्चर्स थे उनका रिफ्लेक्शन थी। एंड नाउ वी टॉक अबाउट अ पैशनेट मैन पिलग्रिमेज 1604, उसका क्रिटिकल एनालिसिस समझेंगे। सो बेसिकली अगर इस पोएम की बात करूँ तो ये 1603 के अंदर कंपोज हुई थी, पब्लिश हुई थी 1604 के अंदर। तो अगर हम बात करें इसकी जो फर्स्ट 6 लाइन्स हैं पोएम की लाइन्स हैं गिव हिम आई स्कल्फ शेल ऑफ क्वाइट
माई स्टाफ ऑफ फेट टू वॉक अपॉन। सो अगर हम बात करें, ये जो लाइन इसने बोली है गिव मी माई स्कार्फ ऑफ क्वाइट, तो बेसिकली इसके अंदर जो स्पीकर है वो पीस के लिए बोल रहा है, और जो पिलग्रिम स्कार्फ शेल है वो सिंबलाइज करता है कि वो मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि हेवन की तरफ जाती हैं, ठीक है, जो मतलब कि उसे आफ्टर लाइफ ले जाने वाली हैं, ठीक है। आगे जो वो लाइंस बोलता है माई स्टफ ऑफ फेथ टू वॉक अपॉन, मतलब कि इसके अंदर जो फेथ है उसको सिंबलाइज करा गया है एज अ स्टफ, मतलब कि विश्वास की लाठी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए स्टफ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हम कहें कि हम किसी जर्नी पर जाते हैं, कहीं दूर पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें अगर हम जो स्टफ़ होती है मतलब कि लाठी होती है उसकी हेल्प लेते हैं, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है, हमें मतलब एक स्ट्रेंथ मिलती है आगे बढ़ने की और ज़्यादा। तो वही चीज़ एज ए मतलब फेथ को सिंबलाइज करा गया है एज अ टफ, मतलब कि जब फेथ रहेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे वो अपनी लाइन्स में बोलता है माई स्क्रिप्ट ऑफ जॉय इमोर्टल डाइट, मतलब कि स्क्रिप्ट की बात करें तो ये एक स्मॉल बैग होता है जो कि पिलग्रिम्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इमोर्टल डाइट फील्ड होती है, ठीक है, जो कि सिग्निफाई करती है एक स्पिरिचुअल सब्सटेंसेस को, जो कि एटर्नल जॉय होता है, मतलब कि जो चीज़ आफ्टर लाइफ ज़रूरत होती है, मतलब कि वो अपने साथ खुशी और एक नरिशमेंट साथ लेके जाना चाहता है, ठीक है, एक मतलब जो शांति भरी जो खुशी होती है वो साथ लेके जाना चाहता है। आगे वो बोलता है माई बोटल ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन का मतलब होता है मोक्ष, तो इसके अंदर उन्होंने एक बोतल से मोक्ष को कंपेयर करा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये मतलब ऐसे सिंबलाइज करा गया है एज अ वाटर, जो कि लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट को, ठीक है। आगे बोलता है माई गाउन ऑफ ग्लोरी होप्स ट्रू गेज एंड डज आई टेक माई पिलग्रिमेज। इसका मतलब है कि जो उसकी ग्लोरी का गाउन है और जो ट्रू गेज का जो होप है उसको लेने के बाद वो अपनी जो आगे की पिलग्रिमेज है, मतलब आगे की जो यात्रा है वो पूरी करेगा। तो बेसिकली जो गाउन ऑफ ग्लोरी है, मतलब जो स्पीकर है वो ही बता रहा है जो गाउन है उसे सिंबलाइज करा है एक डिवाइन ग्लोरी से और होप से। वो ये चीज़ कहना चाह रहा है कि भगवान अगर उसे वो डिवाइन ग्लोरी दे देंगे, मतलब डिवाइन ग्लोरी और होप वाली गाउन दे देंगे, जिसे उसने मतलब सर्व करा एज अ गारमेंट की वो कपड़े हैं, ठीक है, डिवाइन ग्लोरी और होप, जिसे वो अपने आफ्टर लाइफ पहन सके, और उसके बाद वो इन सारी स्पिरिचुअल टूल्स को इकट्ठा करने के बाद ये मतलब स्पीकर डिक्लेयर करता है कि वो अपनी जो आगे की जर्नी है आफ्टर लाइफ की उसको स्टार्ट कर पाएगा। नाउ आगे की लाइंस देखें, 7 से लेके 18 तक लाइंस। सो लाइंस है आगे, ब्लड मस्ट बी माई बॉडी ब्लेमर, नो अदर ब्लेम विल देयर बी गिवन। इसका मतलब यहाँ पे जो ये ब्लड मस्ट बी माई ब्लड ब्लेमर है, इसमें जो स्पीकर हैं जो बोल रहे हैं उनको पता है कि जो ब्लड है वो ही हमारे बॉडी को हील कर सकता है, वही हमारी बॉडी को प्रिजर्व कर सकता है। परहैप्स मतलब कि शायद से वो हमें जो क्राइस्ट का सेक्रीफाइस है उसे रेफर कर रहे हैं, और जो डेथ की जो नेसेसिटी है वो उस चीज़ को बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और नो अदर ब्लेम विल देयर बी गिवन, मतलब कि जो डेथ है सिर्फ वो ही एक मात्र रेमेडी हो सकती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, जो हमें हील कर सकती है, उसके अलावा और कोई हील करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, और कोई रेमेडी नहीं है, यही एक रेमेडी है। आगे वो बोलते हैं विज माई सोल लाइक अ क्वाइट प्रामर ट्रेवल टूवर्ड्स द लैंड ऑफ हेवन, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि उनकी जो सोल है वो एक पामर की तरह है। पामर कौन है? वो एक पिलग्रिम है जो शांति से अपनी डेस्टिनेशन तक जाता है, मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो शांति से ट्रैवल करके जाता है। और ये बात बोल रहे हैं कि उनकी जो सोल है, उनकी सोल की जो डेस्टिनेशन है वो है हेवन, मतलब कि सोल की डेस्टिनेशन होती है हेवन। तो वो जो बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं कि जो उनकी जर्नी है वो उनकी हेवन तक है, ठीक है, उनका जो पिलग्रिमेज है वो हेवन तक है, ठीक है। तो फिर आगे की लाइंस में वो मतलब बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि मैं सिल्वर के माउंटेन्स पे जाऊंगा, मतलब कि ओवर द सिल्वर माउंटेन्स वेयर द स्प्रिंग नेक्टर फाउंटेन्स, मतलब कि यहाँ जो सिल्वर माउंटेन्स है वो मतलब सिंबलाइज कर रही हैं जो हेवन है। हेवन हमें पता है कि हेवन को बोला जाता है बहुत सुंदर जगह, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं।
तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे ये बोला है कि वहाँ पे सिल्वर माउंटेन्स के ऊपर और जहाँ पर मतलब कि नेक्टर फाउंटेन होगा, मतलब कि अमृत का झरना होगा, ठीक है, हेवन के अंदर, जो कि सिंबलाइज करता है जॉय को, ठीक है। आगे बोलते हैं एंड देयर आई विल किस द बाउल ऑफ ब्लेस एंड ड्रिंक माइन एवरलास्टिंग फिल अपॉन एवरी मिल्क एंड हील। मतलब कि वो इसके अंदर कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जाके वो अपने जो कप ऑफ ब्लिस है उनको किस करेंगे, मतलब कि अगर हम बोलें तो वो रिप्रेजेंट करते हैं जो रिवॉर्ड है एटर्नल लाइफ का, ठीक है। और वहाँ पे जाके मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और वहाँ पर जाके वो स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। सो आगे बोलते हैं वो माई सोल विल बी अ ड्राई बिफोर बट आफ्टर इट विल थर्स्ट नो मोर। मतलब कि इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि जब तक वो हेवन तक नहीं पहुँचेंगे उनकी जो सोल है वो डिवाइन फुलफिलमेंट के लिए थर्स्ट रहेगी, मतलब कि प्यासी रहेगी जब तक उसे मतलब वो डिवाइन फुलफिलमेंट नहीं मिल जाती। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मतलब हेवन के अंदर जब वो पहुँच जाएंगे, उसके बाद उनकी जो सोल है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएगी उस चीज़ से। मतलब कि उनकी जो सोल है अब वो मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद स्पिरिचुअली ट्रस्ट नहीं रहेगी, ठीक है, और मतलब स्पिरिचुअली ट्रस्ट फील नहीं करेगी। ओके, तो ये कहना चाहते हैं बेसिकली वो। फिर आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं एंड बाय द हैप्पी ब्लिसफुल वे मोर पीसफुल पिलग्रिम्स आई शैल सी दैट हैव शूक ऑफ देयर गाउन्स ऑफ क्ले एंड गो अप्रैल फ्रेश लाइक मी। मतलब कि मैं और भी ज़्यादा खुशी से भरे हुए रास्ते पे और भी जो मतलब पीसफुली जो पिलग्रिम्स जा रहे होंगे उनको देखूंगा, जिन्होंने उसी की तरह जैसे उसने जो मतलब यहाँ के अर्थ के जो कपड़े हैं उनको छोड़कर जो स्पिरिचुअल कपड़े जो मैंने बताया था, जो स्टार्टिंग में वो बोल रहे थे कि जो ग्लोरी गाउन होती है, मतलब कि डिवाइन गाउन जिसमें शांति होती है, ठीक है, वो वाले कपड़े उन्होंने भी पहन लिए हैं, जैसे कि हमारे ये जो स्पीकर हैं इन्होंने पहने हैं उसी तरह से। आगे वो बोलते हैं आई विल ब्रिंग दैम फर्स्ट टू स्लेक देयर थर्स्ट एंड देन टू टेस्ट दोज नेक्टर सकेट्स at the clear wells where sweetness dwells drawn up by scents in crystal buckets। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि पहले मैं उनको लेके जाऊंगा उनकी प्यास बुझाने के लिए, मतलब कि वहाँ पर जो नेक्टर मतलब कि अमृत जो वहाँ पर है, जो हमें वो स्टार्टिंग में पूरा बता रहे थे हेवन के बारे में कि वहाँ पर सिल्वर के पहाड़ होंगे और वहाँ पे नेक्टर होगा, मतलब नेक्टर के फाउंटेन होंगे, मतलब कि जो अमृत होता है वो होगा वहाँ पे। तो वो वही चीज़ कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को भी वहाँ पर लेके जाऊँगा उनकी भी प्यास बुझाने के लिए, ठीक है, उनको भी ये अमृत का स्वाद चखाने के लिए। और जो वहाँ पे जो क्लियर वेल्स है, मतलब जो साफ़ कुएँ हैं वहाँ पर जहाँ पे मिठास बसती है, मतलब वो कहना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और खुशी मिलेगी एक तरीके से, ठीक है। जो वहाँ पर संतों ने जो क्रिस्टल बकेट्स जो होती है उनको तैयार किया हुआ है, ठीक है, जिनके अंदर वो नेक्टर होता है, तो वो उन लोगों को भी वहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। आगे की लाइंस में वो बोलते हैं एंड वैन आर बोटल्स एंड ऑल वी आर फिल्ड विथ इमोरलिटी देन द होली पाथ वी ट्रेवल एंड स्टोर्ड विथ रूबीज थिक एज अ ग्रेव ceilings of diamond and shifting floors, high walls of coral and the pearls wore। तो इसके अंदर बेसिकली वो कह रहे हैं कि जब उनकी बोटल्स और जो वो लोग हैं वो लोग इमोरलिटी से भर जाएंगे, मतलब इमोरलिटी मतलब होता है अमरता, तो उसके बाद वो होली पाथ पर चलेंगे, मतलब कि पवित्र पाथ पर चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि जो हेवन में होता है जैसे कि मतलब डायमंड की छत होंगी और जो फ्लोर होगा वो सैफरिन का होगा, मतलब कि नीलम का फर्श, और हाई वॉल्स होंगी क्रोल की, और पर्ल्स बोर होगी मतलब मोती के कुंज होंगे। सो ये सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं हेवन के बारे में, ठीक है। फिर आगे के लाइन्स में वो बोलते हैं फ्रॉम डेंस टू हेवन ब्रेवलेस हॉल देयर नो करप्टेड वॉइस रोल नो कंसाइंस मोल्टन इनटू गोल्ड नो वर्क अक्यूर्स बोथ एंड सोल्ड। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग के अंदर कोई भी रिश्वत नहीं लेता, मतलब स्वर्ग का जो हॉल है वहाँ पर कोई भी रिश्वत नहीं लेता और ना ही यहाँ पर कोई भी करप्टेड होता है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई भी करप्टेड आवाज़ लड़ती हैं और ना ही कोई कॉन्साइंस
सोने में पिघला हुआ है और ना ही कोई ख़रीदा गया है या बेचा गया है, कोई झूठा आरोप लगाने वाला, ठीक है। और ना ही कोई इसमें मतलब कि कोई केस इसमें रोका नहीं गया है, ठीक है। और ना ही यहाँ पर मतलब बेफालतू में मतलब जो जर्नी है वो वेस्ट हो रही है, ठीक है। फिर आगे की लाइन्स में बोलते हैं, फॉर क्राइस्ट इज़ अ किंग अटर्नी हु प्लेड्स फॉर ऑल विदाउट डिग्रीज एंड ही हैड एंजल्स बट नो फीस व्हेन द ग्रैंड 12 million jury of our sin and sinful fury against our soul black brigade gave Christ placed his death and then we live। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब ऊपर हेवन के अंदर जो क्राइस्ट हैं वो किंग के अटर्नी है, मतलब कि किंग के वकील हैं वो वहाँ पर, ठीक है, जो कि हमें मतलब हेल्प करते हैं बिना किसी डिग्री के। वो वहाँ पे हेल्प करते हैं सबकी, मतलब कि वहाँ पे सबके वो वकील हैं, ठीक है। और उनके पास एंजल्स हैं बट उनकी कोई फ़ीस नहीं है, मतलब वो फ़ीस नहीं लेते किसी के लिए भी, किसी का केस लड़ने के लिए, बट वो सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और मतलब कि इतने ज़्यादा जो ग्रैंड 12 मिलियन जरी है जिनके जो पाप हैं उनके पाप देखकर जब उनको सज़ा दी जाती है तो जो क्राइस्ट हैं वो अपनी डेथ की मतलब प्लेज दे रहे, मतलब कि दलील देते हुए, और फिर वो मतलब हमें बचा लेते हैं, फिर हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे वो वही चीज़ बोल रहे हैं कि वो जो क्राइस्ट हैं वो बहुत अच्छे वकील हैं, सबकी हेल्प करते हैं, उनकी वजह से सबको सेलिब्रेशन मिलती है, मुक्ति मिलती है, ठीक है। और वो कोई मतलब ऐसे रिश्वतखोर वकील नहीं है, ठीक है, मतलब उसके साथ वो न्याय करते हैं। तो वो ये चीज़ वॉल्टर रेली मतलब कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि एंड दिस इज़ अ माई एटर्नल अपील to him that made heaven, earth and sea, seeing my flesh must die so soon, and want I had to dine next noon, just at the stroke when my veins start and spread, and set on my soul an everlasting head, then am I ready like a palmer fit to tread those blessed paths which before I write। इसका मतलब ये है कि और मेरी ये मतलब एटर्नल प्रार्थना है, मतलब ये मतलब शाश्वत प्रार्थना है उससे जिसने हेवन को बनाया, अर्थ को बनाया और सी को बनाया है, ये देखते हुए कि मेरा जो शरीर है वो मतलब बहुत जल्दी मर जाएगा और मुझे नेक्स्ट नून में खाना खाने के लिए एक हेड चाहिए, ठीक है। उस समय पर जब जो मेरी वेन्स हैं मतलब कि नसें शुरू होती हैं और स्प्रेड होती हैं, ठीक है, और मेरी सोल पर एक एवरलास्टिंग हेड लगाकर, ताकि जो मैं हूँ वो मतलब रेडी हो सकूँ लाइक अ प्लामर फिट, ठीक है, मतलब एक प्लामर की तरह बन सकूँ मैं, ठीक है। और जो उसने जो बेस्ट पाथ बताए थे, ठीक है, उन पर वो चल सके जो कि उसने पहले लिखे थे, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये जो वॉल्टर रेली हैं कि मतलब जो गॉड हैं वो उनसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें इस तरीके से बनाए, मतलब उनकी जो सोल है उनको पीस दे, और एक जो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन है वो ये चाहते हैं गॉड से, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि आफ्टर लाइफ वो मतलब खुश रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले और वो एक मतलब खुशी के साथ, एक नरिशमेंट के साथ हेवन में जाएं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये जो पैशनेट मैन पिलग्रिमेज है ये दिखाता है जो रैली के जो डीप थॉट्स हैं अबाउट लाइफ, डेथ एंड द जर्नी ऑफ रिडेम्पटेशंस, ठीक है, और जो जिनके थ्रू वो सिंपल इमेजेस को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग विश है फॉर पीस एंड सेलिब्रेशन मतलब मोक्ष, ठीक है, वो हाईलाइट करते हैं आफ्टर लाइफ के बारे में, ठीक है। उनके जो बिलीव्स हैं कि मतलब लाइफ एज अ जर्नी टुवर्ड्स द आफ्टर लाइफ, मतलब आफ्टर लाइफ के बाद जब वो मतलब एक हेवन की जर्नी पे जाएंगे, ठीक है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की है इसके अंदर। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं जॉन डन की सबसे पहली पोएम है सनराइजिंग, इसे देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जॉन डन के बारे में जान के। तो अगर मैं जॉन डन के टाइम पीरियड की बात करूं तो वो था 1572 से लेकर 1631 तक, ओके। और इनका जो बर्थ बताया जाता है वो बताया जाता है कि जो क्वीन एलिजाबेथ के टाइम था 1572 तक, तो उसके अराउंड ही इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। वैसे पक्का कुछ पता नहीं है किस टाइम हुआ था इनका बर्थ, बट अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो एलिजाबेथ का जब टाइम चल रहा था मतलब उस टाइम पे ही
इनका बर्थ हुआ था 1572 के अराउंड, ठीक है। और ये जो पीरियड था 1572 वाला, इसे कॉमनली इंग्लिश रेनेसांस का टाइम भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी डेथ की, तो जो फर्स्ट डिकेड था कैरोलिन एज का, उस फर्स्ट डिकेड में इनकी डेथ हो जाती है। तो बेसिकली जो जॉन डन है, इनकी जो पोएम थी, इनको पहले चीफली रीड करा जाता था इन अ मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्म, मतलब कि जब तक ये जिंदा रहे थे, जब तक इनकी जो पोएम्स थी उनको एज अ मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा जाता था। बट जब इनकी डेथ हो जाती है 1631 के अंदर, तब इनकी जो पोएम्स हैं वो पब्लिश होती हैं। अगर हम बात करें इन्हें, ये जो हमारी जॉन डन है, इन्हें ज़्यादातर जो जैकोबिन पोएट हैं उनके नाम से जाना जाता है, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करें, जो क्रिटिक्स जॉनसन है वो मानते हैं कि जो जॉन डन की जो सबसे बेस्ट वर्क था वो उन्होंने 25 की एज में ही कर लिया था, ठीक है। लेकिन उनकी जो पोएम्स थी, उनकी मतलब पोएम्स उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, इसकी वजह से उन्हें 17वीं सेंचुरी का जैकोबिन पोएट कहा जाता है, ओके। तो आगे अगर हम बात करें जॉन डन एंड द पोएटिक लव ट्रेडिशन की, सो जॉन डन के टाइम पे सिर्फ मेनली 2 स्कूल्स थे लव के। एक था प्लेटोनिक एंड द ओविडियन। प्लेटोनिक जो था वो प्लेटोनिक लव इंस्पायर था पेट्रार्क से, जो कि नॉन सेंशुअस काइंड का था, ठीक है। और वो अपनी जो बिलव्ड है उसको एज अ स्पिरिचुअल आइडियल मानता था, मतलब कि उसे एक हायर डिवाइन के रूप में देखता था, ठीक है। और अगर हम दूसरी तरफ ओविडियन की बात करें, सो ओविडियन स्कूल जो था वो मोर सेंशुअस था एंड प्लेफुल अप्रोच का था, ठीक है। मतलब कि अगर हम कहें जो ओविडियन स्कूल था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फिज़िकल लव होता है, मतलब कि एक लेडी के लिए, मतलब कि किसी लेडी से फिज़िकल रिवॉर्ड्स लेने के लिए उसे लव माना जाता था ओविडियन स्कूल में, ठीक है। तो वहाँ पर ओविडियन लवर जो होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एफर्ट्स डालते थे वो अपनी बिलव्ड से सेंशुअल रिवॉर्ड्स के लिए, मतलब कि उन्हें सेंशुअल रिवॉर्ड्स मिले उनकी लेडी लव से, उसके लिए एफर्ट्स डालते थे। और दूसरी तरफ जो हमारे प्लेटोनिक थे वो अपनी लवर को एज अ डिवाइन और एक स्पिरिचुअल आइडियल मानकर चलते थे, ठीक है। और जो हमारे जॉन डन थे ये एलिजाबेथ कोर्ट के लिए लिखते थे, ठीक है, अपनी जो पोइट्रीज़ होती थी लव पोइट्रीज़। और ये जो कोर्टली लव पोइट्री थी, इसको क्वीन का बहुत ज़्यादा फेवर और पैट्रोनेज मिलता था, मतलब कि क्वीन इससे बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी। और ये जो कोर्टली लव आइडियल है, इसको क्वीन एलिजाबेथ ने रिवाइव करा था, क्योंकि जो क्लासिकल और जो मेडिवल लिटरेरी ट्रेडिशन थे कोर्टली लव पोइट्री के, उसे बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने इस कोर्टली लव आइडियल को रिवाइव करा था। और बेसिकली अगर हम बात करें इस कोर्टली लव ट्रेडिशन के बारे में, तो इसके अंदर बेसिकली एक नोबल मैन एक लेडी को अपने प्यार का इजहार करता है, ठीक है। उसके बाद उसे मतलब कि एज अ आइडियल, अपना आइडियल बनाता है वो उसे, ठीक है, कि एज अ चैस्टिटी एंड अनअटेनेबल, मतलब एक पवित्र और एक अपर्याप्त मानकर उसे अपना आइडियल बनाता है, ठीक है। और इस कोर्टली लव आइडियल का जो मेन एम है वो ये नहीं है कि वो उसके जो फिज़िकल ब्यूटी है उस लेडी की, उसके पीछे जाए या उससे प्यार करे। इसके अंदर बेसिकली जो एम है वो ये है कि वो जो गॉड का जो ट्रुथ है और जो ब्यूटी है उनकी अल्टीमेट, उस चीज़ को वो समझ सके, ठीक है, वहाँ तक वो पहुँच सके। एक डिवाइन और एक स्पिरिचुअल वे में इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। एंड हमारे जो जॉन डन है ये एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ इस फ्रेज़ की कि मेटाफिजिकल पोएट बेसिकली क्या है और कब यूज़ हुआ, सो बेसिकली ये जो मेटाफिजिकल पोएट, ये जो फ्रेज़ है, ये सुमील जॉनसन ने सबसे पहली बार यूज़ करा था इन द लाइव्स ऑफ पोएट्स 1799 के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली क्या है इसके अंदर, उन्होंने ये बोला है कि जो पोएट 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में पोएम लिखते हैं, मतलब जिनका काम 17वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में है, वो पोएट, और जो कि मतलब इस मैनर में, जो कि जॉन डन के मैनर में लिखते हैं, वो मेटाफिजिकल पोएट्स होते हैं, ओके। एंड बेसिकली ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है ये लेटर पार्ट ऑफ 16वीं सेंचुरी से लेकर मिड 17वीं सेंचुरी के बीच में लिखी गई थी। सो अगर हम बात करें बेसिकली तो 1595 से लेकर 1660 के बीच का टाइम पीरियड रहा है। और जो मेटाफिजिकल स्कूल्स हैं उनके अंदर इंक्लूडेड हैं जॉर्ज हेवर्ट, एंड्रयू मार्वल एंड अब्राहम काउले एमंग अदर्स, ठीक है। तो ये सारे लोग हैं इसके अंदर इंक्लूडेड। सो बेसिकली ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, ये कॉम्बिनेशन है मेटा और फिजिकल का। मेटा मतलब आफ्टर, फिजिकल मतलब मटेरियल, ठीक है। सो मतलब बियॉन्ड और आफ्टर द फिजिकल। सो मेटाफिजिक्स जो है वो जो मटेरियल नेचर है, मतलब कि फिजिकल नेचर है वर्ल्ड का, जो कि डील करता है
फिलोसफिकल आइडियाज़ से, जो कि रिलेटेड है रिलीजन और डेथ, नेचर और सोल, ठीक है, यूनिवर्स, मैन प्लेज इन इट। सो ये सारी चीज़ें मेटाफिजिकल के अंदर आती है, ठीक है, और मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में जो बताता है। और जो हमारे आरजी कॉक्स हैं, इन्होंने सजेस्ट करा है कि जो टर्म है मेटाफिजिकल, ये यूज़ करा जाता है टू आइडेंटिफाई पोइट्री विथ फंडामेंटल प्रॉब्लम एंड अपोजिशन ऑफ मेटाफिजिकल नेचर। मतलब कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं एंड जो मेटाफिजिकल नेचर का जो अपोजिशन है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, बाय स्पेशल काइंड ऑफ पैराडॉक्सिकल मेटाफर्स। ओके, सो नाउ अब हम डायरेक्टली अपनी पोएम पे जाते हैं। हमारी जो पोएम है सनराइजिंग, वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, ये जो पोएम है हमारी सनराइजिंग, ये एक मॉर्निंग लव सॉन्ग है, जिसके अंदर जो हमारे पोएट हैं जॉन डन, वो एज अ लवर ये बात बोल रहे हैं सन से कि जो तुम रोज रोज मुझे मेरी लवर से सेपरेट करने के लिए आ जाते हो, हमें परेशान करने के लिए आते हो, हमें डिस्टर्ब कर देते हो, कि जो हमारी जो नाइट का जो प्लेजर होता है मेरी बिलव के साथ, उसे ख़त्म कर देते हो जब तुम आते हो डे ब्रेक के साथ, ठीक है। और इसके अंदर वो कहते हैं कि तुम हमारे पास कर्टन्स के थ्रू आते हो, विंडोज़ के थ्रू आते हो। मतलब जब सुबह सुबह जब दिन निकलता है, जब सूरज आता है, तो विंडोज से, कर्टन से हमारे ऊपर जो धूप आती है उससे हम जो उड़ जाते हैं सोते हुए। वो ये चीज़ कह रहे हैं पोएट कि तुम हमें विंडोज़ के थ्रू, कर्टन्स के थ्रू परेशान करते हो, मेरी लवर को मुझसे अलग करते हो, ठीक है, और इंटरफेयर करते हो हमारी लव मेकिंग में। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो हमारे पोएट हैं वो सन को एज अ मतलब बिजी ओल्ड फूल बोल रहे हैं, ठीक है। और आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं कि तुम हमें परेशान मत करो, मतलब कि वो उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सन को इंस्ट्रक्ट करते हुए कह रहे हैं कि तुम हमें परेशान मत करो, तुम जाके उन्हें उठाओ, उन्हें परेशान करो जो कि बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, उन्हें उठाओ, और जो वेरियस ट्रेड्स मतलब काम पे जाते हैं उनको उठाओ, और जो हंट्समैन हैं उनको उठाओ, जो क्योंकि जो राजा हैं वो हंटिंग पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं, इस वजह से उन्हें उठाओ, जो हंट्समैन हैं उनके कोर्ट के। और जो कंट्री की जो आंट्स हैं उनको हार्वेस्टिंग के लिए भेजो, ठीक है, उनको उठाओ जाके। सो इसके अंदर जो कंट्री की आंट्स हैं उन्हें मतलब वो रेफर करती हैं रियल इंसेक्ट आंट्स, और जो मतलब फील्ड्स के जो लेबर होते हैं, फार्मर हैंड्स, और जो एग्रीकल्चर में मदद करते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब ये रेफर करते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर जो कोर्ट हंट्समैन है वो जो किंग्स जेम्स हैं उनको रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो किंग्स जेम्स हैं उन्हें हंटिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, इसलिए वो जो हमारी जॉन डन है वो ये वाली बात बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। सो इसके अंदर जो सन है वो सिंबल है लाइफ का, ठीक है। और आगे पोएट बोलते हैं कि वो जो उनका जो लव है वो एटर्नल है, मतलब कि वो किसी भी टाइम का, सीज़न का स्लेव नहीं है, मतलब किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि इस टाइम वो लव नहीं कर सकते, या मतलब कोई भी टाइम उन्हें रोक नहीं सकता लव करने से, ठीक है। सो उनका जो लव है वो किसी भी सीज़न में हो सकता है, कोई भी क्लाइमेट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइम हो सकता है, तो वो कोई भी चीज़ उनके लव को रोक नहीं सकती। और फिर आगे वो बोलते हैं द बीम सो रिवन एंड स्ट्रॉन्ग व्हाई शुडंट यू थिंक, मतलब कि वो सन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जो बीम्स है, तुम्हारी जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब वो सन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जो बीम्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। I could eclipse and clothe them with a wink, but I would not lose her sight so long. मतलब कि वो कह रहे हैं पोएट कि मैं सिर्फ एक पलक झपकाऊंगा और तुम्हारी जो बीम्स हैं वो मेरे तक आ ही नहीं पाएंगी, मुझे मतलब तुम्हारी बीम्स दिखाई ही नहीं देंगी, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें जो सन की बीम्स होती है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा, जो मैं अपनी बिलव को देख रहा हूँ वो मतलब मैं उसे लूज़ कर दूँगा, मतलब कि मैं उसे खो दूँगा कुछ सेकंड के लिए भी, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि वो कुछ सेकंड के लिए भी अपनी जो बिलव्ड है उसे ना देखें, ठीक है, उन्हें मतलब वो उसे देखने से रह जाए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ ऐसा, कि हाँ मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम्हारी बीम्स को मतलब ना देखूं, एक ब्लिंक में ही मैं तुम्हारी जो बीम्स हैं उनको झेल सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरी बिलव तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। सो इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंड थाइंग लुक एंड टू टुमारो लेट टेल मी, मतलब कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो बिलव्ड है उसकी आंखें इतनी ज़्यादा ब्राइट और मतलब कितनी इतनी ज़्यादा सुंदर हैं
कि अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए मतलब कि सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा, तुम्हें उसकी आंखों में खो जाओगे। मतलब कि अगर हम कहें कि अगर हम सन की तरफ थोड़ी देर देखते हैं तो हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। तो उसके अपोजिट ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बिलव्ड को देखोगे, मेरी बिलव्ड की आइज़ में देखोगे, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। तो इस तरीके से वो अपनी जो बिलव्ड है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। और वो उससे कह रहे हैं कि तुम जाओ और वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइंड वी वर थॉट लेफ्ट देम और लाई हेयर विथ मी। मतलब कि वो कह रहे हैं कि तुम जाके अर्थ का एक चक्कर लगा के आओ और देख कर आओ सारे में, ठीक है। मतलब कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक यहाँ पे जो इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइंड बोला गया है, उसका मतलब ये है कि जो हमारे ईस्ट में है, ईस्ट में स्पाइसेस हैं, ठीक है, और जो वेस्ट है उसमें माइंस है वो सारी। इस वजह से वो कह रहे हैं कि तुम ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा एक चक्कर लगा के आओ अर्थ का, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास जो खुशी है इस टाइम वो किसी के पास नहीं है। मतलब कि मैं इस टाइम मतलब अपनी जो बिलव्ड के साथ है, पोएट वो कह रहा है कि किसी भी किंग से ज़्यादा पावरफुल वो है। मतलब कि सारी दुनिया के जितने भी किंग्स हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल सिर्फ हमारे जो ये पोएट है वो है, क्योंकि उनकी जो बिलव्ड है वो सब कुछ है। मतलब कि जो उनकी बिलव्ड है, उनकी बिलव्ड ऑल स्टेट्स हैं, और वो जो हैं पोएट वो उनके प्रिंस है, सॉरी, ठीक है। और वो इस टाइम किसी भी प्रिंसेस से, मतलब कि कोई भी प्रिंस हो, उन प्रिंस से और मतलब किसी से भी किंग से, उन सबसे ज़्यादा वो पावरफुल है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और वो जो अपनी बिलव्ड के साथ हैं इसलिए, और उनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस दुनिया में कोई भी नहीं है। मतलब अपनी बिलव्ड से ज़्यादा उनके लिए कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो अपनी बिलव्ड से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ये बात मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। और उनकी वो ये बोल रहे हैं जो प्रिंस वगैरह होते हैं और भी लोग, वो हमारी नकल करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि सब कुछ हम में ही है, हमसे ही चल रहा है सब कुछ। और जो प्रिंस हैं वो उनकी जो मतलब जितनी भी रिस्पेक्ट है, जितना भी वेल्थ है, सारी चीज़ें बेकार है, मीनिंगलेस है, ठीक है। और आगे वो बोलते हैं सन अर्थ हाफ इज हैप्पी एज वी एंड द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड डज। मतलब कि वो कह रहे हैं हमारे पास जितनी खुशी है अभी, मतलब मेरे पास और मेरी बिलव्ड के पास जितनी खुशी है अभी कि हम दोनों साथ हैं, जो खुशी मिल रही है उन्हें, उतनी खुशी मतलब वो सन को कह रहे हैं तुम्हारे पास उसकी आधी भी इतनी खुशी नहीं होगी। मतलब जितनी हमारे पास है उसकी आधी खुशी भी तुम्हारे पास नहीं होगी, ठीक है। और वो बोलते हैं ये जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारे अंदर ही सिमटा हुआ है, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम दोनों ही सुपीरियर हैं, मतलब मेरी लवर और मैं, ठीक है। क्योंकि लव उन्होंने मतलब इसके अंदर जो लव है, लव को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाया है इसके अंदर, कि लव के अंदर ही सब कुछ है। तो वो कह रहे हैं मेरी जो बिलव्ड मेरे साथ है इसमें ही पूरी दुनिया सिमटी हुई है, ठीक है। आगे वो बोलते हैं सन को कि thine age ask easy and since the duties be to warm the world that done is warming us shine here us too and those art everywhere this bad the center is these wars and the spears। तो अब क्या कह रहे हैं हमारे पोएट, वो कह रहे हैं सन से कि अब जो तुम्हारी उम्र है वो बढ़ गई, मतलब कि तुम्हारी एज हो गई है ऐसी कि जो तुम्हारी एज है वो कंफर्ट मांगती है, ठीक है, मतलब आराम मांगती है। और जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, इस पूरी दुनिया को वार्म करना, इस पूरे वर्ल्ड को वार्म करना। सो जैसे कि हमने मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब पहले की लाइन्स में उन्होंने बोला कि ये पूरी दुनिया हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही मतलब समाई हुई है। तो तुम हमें ही वार्म करो, तुम हमें वार्म करोगे तो तुम्हारी जो शाइन है वो सारी जगह फैल जाएगी। अगर तुम हमें वार्म करोगे तो तुम्हारी जो वार्म जो तुम्हें फैलानी है पूरी दुनिया में वो सारी दुनिया तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तुम हमारे ऊपर शाइन करो, पूरी दुनिया तक शाइन पहुंचेगी, क्योंकि पूरी दुनिया तो हमारे अंदर ही सिमटी हुई है इसलिए। और तुम्हें मतलब जो घूमना है, मतलब तुम मान लो कि जो तुम्हारा सेंटर है जिसके चारों तरफ तुम्हें चक्कर लगाना है वो हमारा बेड है, ठीक है। और जो तुम्हारी ऑर्बिट्स मतलब जो जिसके अंदर तुम्हें घूमना है वो तुम मान लो हमारी इस कमरे की जो वॉल्स हैं वो तुम्हारा ऑर्बिट है जिसके अंदर तुम्हें घूमना है। क्योंकि अगर तुम हमारे तरफ घूमोगे, हमारे चारों ओर घूमोगे तो इस पूरी दुनिया की तरफ मतलब तुम घूम रहे हो, तुम्हारी जो वार्म है और जो तुम्हारी शाइन है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी अगर तुम हमारे ऊपर करोगे, क्योंकि हमारे अंदर ही सारी दुनिया सिमटी हुई है।
तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो जॉन डन है उन्होंने लव को सुपीरियर बताया है। उन्होंने बताया है कि जो उनका जो लव है उनके लिए सब कुछ है। तो इसी के साथ हमारी पोएम एंड होती है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब हम नेक्स्ट पोएम देखते हैं जॉन डन की, द कैनोनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं द कैनोनाइजेशन। तो हमारी ये जो पोएम है द कैनोनाइजेशन, ये जॉन डन ने लिखी है, ठीक है। और हमारी ये जो जॉन डन है ये एक मेटाफिजिकल पोएट है। सो बेसिकली अगर मैं इस टाइटल की बात करूँ कैनोनाइजेशन की, तो कैनोनाइजेशन का मतलब वो होता है कि चर्च के अंदर जब किसी डेड पर्सन को संत की उपाधि दी जाती है, मतलब उसे संत बनाया जाता है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम द कैनोनाइजेशन को। सो इसके अंदर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं, फॉर गॉड से होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। मतलब कि भगवान के लिए चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो, ठीक है। और चाइल्ड माई प्लासी और माई गॉड माई 5 ग्रे हेयर्स और रुइन फॉर्चून फॉर। ये कह रहे हैं कि या फिर मेरे जो मतलब शरीर के लड़खड़ाहटपन है और जो मेरे घुटनों में दर्द है और जो मेरे सफ़ेद बाल हैं और या फिर मेरे जो खराब भाग्य है उसका मजाक उड़ा लो तुम, ठीक है। या फिर तुम एक काम करो, अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है तो तुम वेल्थ कमा लो या फिर अपनी जो माइंड है उसको आर्ट से इम्प्रूव कर लो या फिर कोई ऐसा कोर्स कर लो जो मतलब कि तुम्हें मतलब आगे बढ़ा सके, मतलब तुम्हें पैसा कमाने में हेल्प कर सके, तुम्हारे फ्यूचर बन सके, ठीक है। या फिर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है तो ऑब्जर्व करो हिज ऑनर एंड हिज ग्रेस। मतलब जो रॉयल लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसा है, उन लोगों को ऑब्जर्व करो। और द किंग रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस कॉन्टेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव। मतलब कि पोएट कह रहे हैं कि चाहे तुम मतलब खुद को किंग मान लो, जो मतलब स्टैम्प फेस होते हैं उनकी तरह अपने आप को किंग मान लो, कंटेम्पलेट कर लो। कंटेम्पलेट मतलब कि इमेजिन कर लो, ठीक है, कि तुम किंग हो। या फिर मतलब तुम्हें जो करना है वो करो, व्हाट यू विल अप्रूव, ठीक है। सो यू विल लेट मी लव, मतलब कि बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं प्यार कर सकूँ, ठीक है, मुझे लव करने दो, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, ये करना चाहते हैं इसके अंदर। आगे बोलते हैं, अलास अलास यू इंजर्ड बाय माई लव वॉट मर्चेंट शिप्स हैव साइड ड्रोन्ड। मतलब कि इसके अंदर वो कह रहे हैं कि किसको मतलब मेरी प्यार करने से किसको हर्ट हो रहा है, किसको तकलीफ़ हो रही है। क्या मेरे प्यार करने से जो मर्चेंट्स की जो शिप है वो मतलब डूब रही है, या फिर जो उसे माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, मतलब कि मेरे जो आंसू हैं उनसे बाढ़ आ रही है, मतलब लोगों के जो घर हैं वो बह रहे हैं। या फिर व्हेन डिड माई कोल्ड्स ऑफ फॉरवर्ड्स स्प्रिंग रिमूव, या फिर मैं मतलब मेरा प्यार इतना ठंडा है कि जो स्प्रिंग है मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ, मतलब स्प्रिंग जा रही है मेरे प्यार से क्योंकि ठंड आ रही है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, वो कह रहे हैं व्हेन डिड द हीट विच माई वीन्स फिल एड वन मोर टू प्लग बिल। मतलब कि मेरी जो वेंस के अंदर मतलब नसों के अंदर जो गर्मी है वो इतनी तो नहीं है कि जो प्लग में मतलब जो लोग मर रहे हैं उनको मतलब उनकी लिस्ट में और लोग जोड़ रहे हैं मेरी वजह से, ठीक है, मेरी वेंस की हीट की वजह से, ठीक है। सो मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोगों को जो करना है वो करो। और मतलब इसके अंदर कह रहे हैं इस वाले स्टैंजा के अंदर कि मेरे प्यार करने से किसको दिक्कत हो रही है, किसको हर्ट हो रहा है, क्या मेरे प्यार करने से जो मर्चेंट्स हैं उनकी शिप डूब रही है, या फिर मेरे आंसुओं से बाढ़ आ रही है जो लोगों का घर बहा रही हो, या फिर मेरी वजह से स्प्रिंग रिमूव हो रही है मतलब स्प्रिंग जा रही है, या फिर जो प्लग में जो लोग मर रहे हैं वो लोगों की लिस्ट और ज़्यादा बढ़ रही है, मेरी वजह से क्या हो रहा है मेरे प्यार करने की वजह से। आगे बोलते हैं, सोल्जर्स फाइंड स्वॉर्ड्स एंड लॉयर फाइंड आउट स्टिल लिटिग्यूस मैन विच विल मूव थॉट शी एंड आई डू लव। मतलब कि अभी भी जो सोल्जर्स हैं वो जंग लड़ रहे हैं और जो लॉयर्स हैं उनको ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको अपना मतलब केस लड़वाना है, मुकदमा दायर करना है, ठीक है। और थॉट जो मैं और मेरी जो बिलव्ड हैं वो प्यार कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब कोई भी हर्ट नहीं हो रहा है, जिसको जो करना है वो कर ही रहा है, तो हमें अकेला छोड़ दो, हमें प्यार करने दो, ठीक है। आगे बोलते हैं, कॉल अस व्हाट यू विल वी आर मीट सच वाइल लव कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई वी आर टेपर टू एंड आवर ओन कोस्ट टाई
मतलब कि तुम हमें जो बोलना चाहते हैं वो बोलो, हम अपने प्यार की वजह से बनी हैं, ठीक है, हम अपने प्यार से बने हैं। कॉल हर वन और मी अनदर फ्लाई, मतलब कि आप चाहे मुझे फ्लाई बोलो या मेरी बिलव्ड को फ्लाई बोलो, ठीक है। फ्लाई मतलब कोई उड़ता हुआ कीड़ा, कोई इंसेक्ट, वो उसे फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। वी आर टेपर टू, टेपर मतलब मोमबत्ती, ठीक है। ये मोमबत्ती वो होती है ना जो मतलब जब उससे जलती है, उसके जलने की वजह से, उसका जो नेचर है जलने का, उसकी वजह से ही वो मतलब पिघल पिघल के ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम भी टैपर की तरह ही हैं, जो हम मतलब अपने प्यार की वजह से खुद जीते हैं, प्यार की वजह से ही मरते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, द फियोनिक्स रिडल हैथ मूव इट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट। कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को ईगल और डव की तरह देखते हैं। और आगे जो बोलते हैं द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट, फिनिक्स जो है ये एक रिडल है, मतलब कि रिडल मतलब होते हैं पहेली, ओके। सो फिनिक्स की एक ये पहेली है फिनिक्स बर्ड की, कि मतलब ये एक मिथ है कि बोला जाता है जो फिनिक्स बर्ड है वो खुद ही मर जाता है और फिर खुद ही जिंदा हो जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ बोली है, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, कि पोएट कह रहे हैं जिस तरीके से फिनिक्स का जो रिडल है कि वो खुद ही ज़िंदा हो जाता है, खुद ही मर जाता है, मतलब खुद ही मर जाता है और खुद ही ज़िंदा हो जाता है, उसी तरह से हमारा प्यार भी खुद ही ज़िंदा होता है और खुद ही मर जाता है, ठीक है। और आगे बोलते हैं वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव, एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स और हेयर्स अ लेजेंड बी। मतलब कि इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि मैं और मेरी जो बिलव्ड हैं वो अगर प्यार के लिए जी सकते हैं तो प्यार के लिए मर भी सकते हैं, ठीक है। और एंड जो हमारी जो मतलब कहानी है, हमारा जो प्यार है, उसको भले ही टॉम्स के लिए वो अनफिट हो और लेजेंड्स के लिए अनफिट हो, बट जो हमारा जो प्यार है वो वर्ड्स के लिए एकदम फिट है, मतलब कि पोएम्स के अंदर एकदम फिट है, सोनेट्स के अंदर, सोनेट के रूम के अंदर, मतलब सोनेट्स के अंदर हम अपने प्यार को बता सकते हैं, लोगों तक अपने प्यार को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लोग हमारे प्यार को सोनेट्स के थ्रू जानेंगे, जैसे कि हम अभी जान रहे हैं इनके बारे में, इनकी पोएम से, ठीक है। कि भले ही हम कहानियों में हमारी मतलब स्टोरी ना आए, लेकिन जो सोनेट्स है, जो पोएम्स है, उनके अंदर हमारा जो लव है वो उसके अंदर फिट होगा, ठीक है। पोइट्री के अंदर हमारा प्यार फिट होगा। As well a well wrought on becomes the greatest ashes as a half acre tombs, मतलब इन लाइन्स का मतलब है कि जो अन्न मतलब होता है लोटा, ठीक है। जैसे कि किसी की अस्थियाँ होती हैं, मतलब मरने के बाद जो अस्थियाँ मतलब राख जो होती है वो भरी जाती है एक लोटे के अंदर, वो उस उतनी ग्रेट होती है जितनी कि मतलब कि हाफ एकड़ की ज़मीन में किसी की मतलब कब्रें बनी हों, उतनी ही उससे भी ज़्यादा ग्रेट होती है, ठीक है। वैसे ही हमारी जो ये लव है, हमारा जो प्यार है, वो हमारी ये जो हिम्स है, मतलब कि हमारी जो पोइट्री है, पोइट्री के थ्रू हमारा प्यार बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ग्रेट हो जाएगा। जैसे कि ग्रेट एशेज होती हैं, मतलब कि लोटे के अंदर जो अस्थियाँ होती हैं वो ग्रेट होती हैं, ठीक है। वैसे ही जब वो हमारी जो पोइट्री को जब आने वाले जो लोग, मतलब आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ेगी, तब वो हमारी जो प्यार है उसको मतलब कैनोनाइज के लिए मतलब अप्रूव कर देंगे, ठीक है, ठीक है। वो अप्रूव कर देंगे हमारे प्यार को कैनोनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं एंड डस इवोक अस हु होम ड्रिवन लव मेड वन अनदर्स हार्मिटेज, यू टू होम लव वाज पीस दैट नाउ इज रेज। तो पोएट कह रहे हैं कि जब वो लोग हमारी पोएट्री को पढ़ेंगे, जो आने वाली जनरेशन है जो हमारी पोएम्स को पढ़ेंगे, सो वो लोग हमसे मतलब इवोक करेंगे, हमसे प्रार्थना करेंगे, और वो लोग हमसे कहेंगे कि आप लोग जो थे वो अब दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए हर्मिटेज था, मतलब कि तीर्थ यात्रा कह सकते हैं, ठीक है, एक रिलीजियस वे में, ठीक है। और वो लोग हमसे कहेंगे कि आपका जो प्यार था जब आप जिंदा थे, तो वो तो आपका प्यार मतलब एक शांत प्यार था, मतलब पीस था वो एक, लेकिन अब वो एक गुस्सा बन गया, मतलब एक रेज बन गया है। हु डिड द होल वर्ल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्रोव इनटू द ग्लास ऑफ योर आइज, मतलब कि आपकी आंखें मिरर की तरह है, मतलब कि आपकी आंखों से पूरा वर्ल्ड दिखता है, मतलब कि सब कुछ दिखता है आपकी आंखों से, ठीक है। सो मतलब एज अ मिरर आपकी आंखें सब कुछ दिखाती हैं हमें। और कंट्रीज टाउन्स कोट्स बैक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव, और जो कंट्रीज़ हैं, टाउन्स है, कोर्ट्स हैं, वो लोग आपके जो आपका जो लव का जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगी, ठीक है। और आप लोग जो हो वो एक लव का सिंबल बन गए हो, ठीक है।
मतलब ये कह रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन्स है वो हमारी पोएम्स को पढ़कर ये बात हमसे कहेंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये पोएम तो कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट पोएम देखते हैं जॉन डन की, जो है हमारी द गुड मॉरो। तो स्टार्ट करते हैं। द गुड मॉरो। तो बेसिकली हमारी ये जो पोएम है द गुड मॉरो, इसकी जो ऑथर हैं जॉन डन, वो एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। और बाकी की जो बातें हैं जॉन डन के बारे में वो मैंने द सनराइजिंग पोएम में डिस्कस कर दिया है। स्टार्टिंग में ही मैंने जॉन डन के बारे में सारी डिटेल बता दी थी, ठीक है। इस पोएम के बारे में हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो इसका जो टाइटल है द गुड मॉरो, गुड मॉरो का मतलब होता है गुड मॉर्निंग। मतलब कि पहले के टाइम में ओल्ड वे में गुड मॉर्निंग की जगह पे गुड मॉरो बोला जाता था, ठीक है, विश करने के लिए सुबह सुबह। ओके, सो नाउ पोएम स्टार्ट करते हैं। I wondered by my truth what and I did till we loved। मतलब इस लाइन का मतलब है कि मैं हैरान हूँ। पोएट कह रहे हैं कि मैं इस बात से हैरान हूँ, अपने सच से हैरान हूँ कि जब मैं और तुम, मतलब कि वो अपनी बिलव्ड के लिए कह रहे हैं, जब मैं मेरे बिलव्ड से नहीं मिले थे, जब तक हम जो लवर्स हैं हम प्यार में नहीं पड़े थे, हमें प्यार नहीं हुआ था, हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो तब तक हम क्या कर रहे थे उस टाइम तक। तो यहाँ पर आगे वो 3 क्वेश्चंस करते हैं। वर वी नॉट वी टिल दैन बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली और स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर डांस। मतलब इसका क्या है, वर वी नॉट वी टिल दैन, मतलब कि क्या हम जब तक माँ का दूध ही पीते थे, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही करते थे, ठीक है, और या फिर बट स्टक्ड ऑन कंट्री प्लेजर चाइल्डिशली, या फिर हम जो कंट्री के प्लेजर्स होते हैं, मतलब जो बचकानी हरकतें होती हैं उनसे ही खुश होते थे। मतलब कि प्यार को हम मतलब इस तरीके से एंजॉय करते थे जैसे फिजिकल लव ओनली, मतलब कि फिजिकल टच, ठीक है, ठीक है, उसको ही हम मतलब खुशी मानते थे, उसी को हम जीते थे। या फिर और स्नॉटेड बी इन दी 7 स्लीपर डैन, मतलब कि क्या हम उस टाइम तक जो 7 स्लीपर की डैन थी उसके अंदर सो रहे थे। मतलब अगर मैं बात करूँ जो 7 स्लीपर हैं, ये बाइबल के अंदर एक स्टोरी है कि जो 7 स्लीपर्स थे, मतलब कि ये जो 7 लोग थे, ये लोग रिलीजन के कहर से बचने के लिए एक डैन के अंदर छुप गए थे, ठीक है, बहुत सालों के लिए। ये वही चीज़ बोल रहे हैं, क्या हम लोग उनके साथ सो रहे थे उनकी गुफा के अंदर। स्नॉटेड मतलब होता है कि खराटे लेना, क्या हम खराटे भर रहे थे वहाँ उनके साथ, मतलब जब तक हम नहीं मिले थे, जब तक हम क्या कर रहे थे, क्या हम इन सब मतलब ये जितने भी ये मतलब चीज़ें हैं इनके अंदर ही लगे हुए थे। ट्वाज सो बट दिस ऑल प्लेजर फैंसी बी। ट्वाज सो का मतलब है कि ये सच है कि हम उस टाइम तक ये जितने भी प्लेजर्स थे, मतलब जो कुछ भी हम कर रहे थे, ये सिर्फ ड्रीम थे, ठीक है। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉट ट्वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी। मतलब कि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैंने आज तक जितनी भी, मतलब आज तक नहीं, मतलब जब तक तुमसे नहीं मिला था, जब तक मेरी बिलव मुझे नहीं मिली थी, जब तक मैंने जितनी भी ब्यूटी देखी है, ठीक है, वो और मतलब जितनी भी ब्यूटी देखी है और मैंने उसे पाने की चाह रखी है और वो मैंने पा भी लिया है, तो वो मेरी बिलव के आगे सिर्फ एक ड्रीम है, मतलब वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो ये स्टैंजा में इतना बोला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं। तो आगे बोलते हैं नाउ गुड मॉर्निंग टू आवर वेकिंग सोल्स। इसका मतलब है कि हमारी जो सोल्स हैं जो अभी अभी जागी हैं उनको गुड मॉर्निंग। इसका मतलब ये है कि जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, मतलब पोएट कह रहे हैं जब तक मैं अपनी बिलव्ड से नहीं मिला था, जब तक हमारी सोल्स जो हैं वो सो रही थी, ड्रीम्स में थी, हम जो कुछ भी कर रहे थे वो ड्रीम्स में कर रहे थे। जब मैं अपनी बिलव्ड से मिला हूँ तब मेरी सोल्स जागी हैं, तब हमारी सोल्स जागी हैं हम दोनों की, मेरी और मेरी बिलव्ड की। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, जिसे मतलब किसी बात का डर नहीं है, ठीक है। एंड फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवन। इसका मतलब ये है हमारा जो प्यार है, हमारे प्यार ने हमारी जो मतलब साइट्स है, मतलब देखने उस पर कंट्रोल कर लिया है कि हमारी जो आँखें हैं वो सिर्फ एक दूसरे को ही देखती हैं, बाकी इस पूरी दुनिया को किसी को भी नहीं देखती। हमारा ये जो रूम है, छोटा सा रूम, यही हमारी पूरी दुनिया बन गया है। हम अब सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, हमारी जो साइट्स हैं वो कंट्रोल हो गई हैं, हमारे प्यार ने कंट्रोल कर ली है। लेट्स सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन
Let's maps to other worlds on worlds have shown. Let's possess one world, each hat and eye and is one. ओके सो इसका मतलब ये है कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो सी डिस्कवर्स हैं, मतलब कि जो नए वर्ल्ड्स ढूंढते हैं, मतलब जो नए देशों को ढूंढते हैं, कि उन लोगों को उनका काम करने दो, मतलब जो सी डिस्कवर्स हैं उनको नए वर्ल्ड्स ढूंढने दो, उनको जाने दो। और जो मैप बनाते हैं कि वर्ल्ड का जो मैप बनाते हैं, मतलब ये देश यहाँ है, ये ऐसे है, सारी चीज़ें, तो उन्हें मैप बनाने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, मतलब कि हमारे पास बस हमारा एक वर्ल्ड रहने दो, जो एक मेरे पास है और एक जो मेरी बिलव्ड के पास है। मतलब कि उसकी, मतलब जो पोएट की जो बिलव्ड है उनके लिए पोएट उनकी पूरी दुनिया है, उनकी वर्ल्ड है, और जो पोएट हैं उनकी जो बिलव्ड है वो उनके लिए उनका पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो एक दूसरे के अंदर खोए हुए हैं, एक दूसरे के प्यार में है, एंड उनके लिए वो एक दूसरे की मतलब दुनिया है वो। ठीक है, आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं माई फेस इन थाइन आइज, थाइन इज़ माइन अपेयर्स, मतलब कि मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा। एंड ट्रू प्लेन्स हार्ट डू इन दी फेस रेस्ट, मतलब कि हमारे जो फेस हैं उन पर हमारे जो दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो हमारा हार्ट इतना मतलब ट्रू और प्लेन है, वो हमारे फेस पे अलग ही नज़र आता है, हमारे दिल की सच्चाई। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर, मतलब कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि हमें ऐसी दो बेटर हेमिस्फीयर कहाँ मिलेंगे। हेमिस्फीयर मतलब दो संसार समझ लो। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, विदाउट शार्प नॉर्थ का मतलब है कि जहाँ नॉर्थ की ठंड नहीं होगी, और जहाँ वेस्ट में जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है, ना ही वो अंधेरा होगा, क्योंकि हमारे प्यार की वजह से हमेशा सूरज खिला रहेगा, मतलब उगा ही रहेगा और रोशनी ही रहेगी। ठीक है, वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो ख़त्म होती है वो किस वजह से ख़त्म होती है, क्योंकि वो चीज़ें आपस में इक्वली मिक्स नहीं हो पाती हैं, इस वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इफ़ आर टू लव्स वी वन और दो एंड आई लव सो लाइक दैट नन डू स्लेकन नन कैन डाई, मतलब कि इसके अंदर हमारे पोएट के ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा प्यार तो इतने अच्छी तरीके से इक्वली मिक्स हो गया है कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो, कि मतलब हमारा प्यार कभी ख़राब हो ही नहीं सकता, मतलब हमारा प्यार की जो पावर है वो कभी ख़राब हो ही नहीं सकती, हमारा प्यार हमेशा पावर में रहेगा। और हमारा प्यार जब वो मतलब पावर में रहेगा और हम एक दूसरे में इक्वली मिक्सड हैं, अच्छे से मतलब एक दूसरे के अंदर मतलब मिक्स हो गए हैं हमारा प्यार, तो उसकी वजह से हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। ठीक है, नन कैन डाई। सो इसी के साथ हमारे ये 3 स्टैंजा कंप्लीट होते हैं और हमारी पोएम भी कंप्लीट होती है गुड मॉर्निंग की। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो जॉन डन है वो अपनी सोल्स को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं कि हम जब तक मतलब मिले नहीं थे, मैं और मेरी बिलव जब तक मिले नहीं थे, जब तक जो हमारी सोल्स थी वो सो रही थी, और जब हम मिल गए हैं तो हमारी सोल्स जाग गई हैं, तो जो सोल्स उनकी जाग गई हैं उन्हें वो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, मतलब कि गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका जो टाइटल है गुड मॉर्निंग, तो कहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं आप इस पोएम को। ठीक है, इस टाइटल से बेसिकली हमारे जो जॉन डन है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान प्यार में नहीं पड़ता है तो तब तक उसकी जो सोल होती है वो सोई रहती है, और आफ्टर वो जब प्यार में पड़ जाता है उसके बाद उसकी जो सोल होती है वो जाग जाती है। सो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई हो। सो नाउ इसी के साथ हमारी जॉन डन की जो 3 पोएम्स थी गुड मॉर्निंग, कैनोनाइजेशन एंड द सनराइजिंग, वो कंप्लीट होती हैं। नाउ मैं अगली वीडियो जो लाने वाली हूँ वो है हमारी जॉन मिल्टन की सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, सो नाउ अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए अपना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको इस पोएम को पढ़ के कैसा लगा, आपने क्या समझा इस पोएम से, और अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे, मैं डाउट क्लियर कर दूँगी। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।